कर पाए हैं। 161 प्रकार के मांसाहारी कीट बाकी है। दूसरा, फसल में खुराक, किन खुराकों की जरूरत है और कैसे हम उनको दे सकते हैं सस्ते से सस्ते, ये विषय बाकी है। एक विषय ये बाकी है, हमने क्या खाना चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़े, तो इसको छोड़ा जाए, इतना सारा तो कवर नहीं होगा। मैं थोड़ा उस विषय पे आता हूँ कि फसलों में किस प्रकार की खुराकों की जरूरत है और हम उन खुराकों को देने की बजाय नष्ट कैसे कर रहे हैं। उससे कुछ कीड़ों वाली बातें समझ में आ जाएंगी। जितना और समय बचेगा तो फिर हम मांसाहारी कीटों पे जाएंगे। ये किसानों को समझ लेना चाहिए कि पौधे का अक्षेत्र के साथ एक संबंध है। जिस अक्षेत्र में हम उसकी बुआई कर रहे हैं उसके साथ एक संबंध है, उसमें उसकी जरूरतें हैं तो वो पैदा होगा। यदि उसको वहां पे नहीं बढ़ता जा रहा तो वो नहीं पैदा होगा। उस पौधे का जमीन के साथ एक संबंध है। हम ये सोच रहे हैं कि हम उसको बिजाई कर रहे हैं, यदि उसका ताल्लुकात उस जमीन से है तो वो उसको इजाजत देगी, नहीं तो नहीं देगी। इसमें एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। अभी 4-5 सालों से हर क्षेत्र में जैविक खेती का प्रचार पहुंच चुका है और बहुत से किसान साथी मोटिवेट होकर कहीं न कहीं से थोड़ा वो सीख के खेती शुरू कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है? कणक पे हमारा सबसे ज्यादा जोर होता है। ये सोचते हैं घर योग्य कणक तो कम से कम उगा ही ले। पहले साल उसने कुछ नहीं डाला तो वो दूसरी फसल जैसे ही कणक की आएगी तो उसके खेत में सेंजी नाम का एक घास आ जाएगा जो पहले 30-40 सालों से उसके खेत में देखा ही नहीं गया। भाई उसने जैविक खेती शुरू की थी, सेंजी का बीज कहां से लेके आया? सेंजी उसके खेत में आई कहां से? ये सोचने का विषय था। ये काफी सारा करता है। आपने अभी तक ये अनुभव किया कि नहीं किया, आगे जाके कर लेना। जो किसान साथी सर्दियों में कणक जैविक तरीके से उगाता है उसके खेत में सेंजी नाम का पौधा पक्का मिलेगा और ज्यादा सुस्त है तो उसका आध मिलेगा, आधी सेंजी आधी कणक मिलेगी। हम उसको मेथा बोलते हैं हरियाणा में। पहचान के तौर पे बता दो, गोल का पत्ता होता है उसका और बीच में लाल रंग की धारी होती है, उसको सेंजी बोलते हैं। आपके यहाँ किसी और नाम से जानते हैं क्या उसको? सेंजी जानते हैं। वो तब आएगी जब आपने यूरिया डालना खेत में बंद किया। यूरिया डालना बंद किया तो सेंजी गाने का क्या संबंध है? ये सोचने लायक बात है। पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में जरूरत होती है। और जमीन के पास कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हवा से, जमीन से या दूसरे स्रोतों से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के, नाइट्रोजन को इकट्ठा करके नाइट्रेट पौधों को दे देते हैं। और हमने यूरिया डाल के उन सूक्ष्म जीवों को शिथिल कर रखा है। जैसे हुक्का बीड़ी पीने वाले को निकोटीन की तलब लगती है क्योंकि उसके शरीर में वो ग्रंथियां काम करना बंद कर चुकी हैं जो अनाजों से निकोटीन निकाल के शरीर को दे रही थी। अब निरंतर डायरेक्ट निकोटीन मिलने लगी तो उन्होंने काम बंद कर दिया और वो जैसे ही उसको हुक्का बीड़ी नहीं मिलेगी तो फिर वो तिल मिला जाएगा क्योंकि उसके शरीर की निकोटीन घट गई। इसी तरह से नाइट्रोजन लेने का प्रबंध प्रकृति में से हर जमीन के पास था, वो हमने यूरिया डाल के बंद कर दिया। और जब डालना बंद किया तो फिर वहां पे नाइट्रोजन की कमी हुई तो प्रकृति ने महसूस किया तो जमीन के पास जितने बीज हैं उनमें से सेंजी नाम के बीज को इजाजत दी, अब आप जाओ हवा से नाइट्रोजन पकड़ो और अपनी ग्रंथियों के माध्यम से मेरी पूर्ति करो। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रोजन फिक्सर पौधा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको ढांचा लगवाएगा
और दूसरी फसलें बोआ देगा, लेकिन सेंधी का कभी जिक्र नहीं करेगा। यदि किसी को डाउट है, गिल्ली जमीन में एक सेंधी का पौधा फट के देख लेना, यदि इतनी भी जड़ है उसकी तो 1000 सफेद रंग की गांठें उसके पास मिलेंगे जो नाइट्रेट की जरूरत है। तो क्या एक सेंधी का ही संबंध है? हर आने वाले पौधे का जमीन के साथ एक संबंध है। वो पौधा आपको खरपतवार दिखता है, मल्टीनेशनल कंपनियों को आपका दुश्मन दिखता है, लेकिन वो जमीन की जरूरतें पूरी करने के लिए आया हुआ है। यदि आप उसको समझ रहे हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आप उससे दुखी होकर अपने घर की बर्बादी कर सकते हैं। हर पौधे का एक मतलब है। जैसे ही खेत के अंदर आयरन की कमी होगी, चारे की फसलों में एक सफेद रंग का पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा और खेत के अंदर बाथू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने नहीं बुलाया, ने उसका बीज दिया, लेकिन बाथू आपके खेत में आ जाएगा। यदि आपके खेत में नमक बढ़ गया, नमकीन पानी हमारे से लग जाता है, नमक बढ़ जाता है, तो 61 नाम का पौधा आपके खेत में अचानक से आ जाएगा जो पहले था ही नहीं। तो ये सारे संबंध हैं। इतना समय नहीं है मैं एक पौधे के आपके साथ डिटेल दूं, लेकिन ये इशारा है कि आने वाले हर पौधे का आपके खेत के साथ एक संबंध है। उस संबंध को समझ के यदि आप खेत को तैयार करेंगे, जब आपके खेत में इस तरह के खरपतवार मिलते मिलते कार्बन की मात्रा 1.4% हो जाए, तब आपको दुनिया में कितनी भी चीजें उपलब्ध हों, 1 ग्राम भी खेत में डालने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद सिर्फ आपने खेती करने का एक ढंग बदलना है। रसायन वाली जो फसलें आज मिल रही हैं आपको जिस उत्पादन के साथ, मैं दावा करता हूं उससे बढ़िया उत्पादन और बढ़िया फसल आपके खेत से उगेगी। अब ये कहते हैं कि बगैर खुराक डाले नहीं हो सकती। रियल बात है, आज के दिन आपके खेत की स्थिति ऐसी है, आपकी जमीन बीमार है, उसको आपने कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया, इस तरह के खरपतवार मिलते मिलते जमीन के अंदर 1.4% कार्बन की मात्रा होगी, तो फिर आपने सिर्फ खेती के तरीके बदलने हैं, बाहर से डालने की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझने की है। बहुत से किसान साथियों को ये नहीं पता पौधों की जड़ें कितनी गहरी हैं। मैं किसान साथियों से पूछ लेता हूं गेहूं की कितनी जड़ है। मैक्सिमम लोगों के हाथ हो जाते हैं 3 इंच 4 इंच 3 इंच 4 इंच, यहीं पे आके कुछ लोग 2.5 इंच पे ही रुक जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, यार 4 इंच तक की जमीन हमसे 20 बार सूख जाती है, हम पानी नहीं लगाते, 4 इंच की तो नमी सूखी, तो आपकी कणक क्यों नहीं सूख रही? क्योंकि कणक की जड़ 4.25 फुट के आसपास में है। इस बात की तरफ नहीं ध्यान जा रहा है। तो वो 4.25 फीट की जड़ है, तो वो 4.25 फीट से खुराक ले रहा है, और आप खुराक डाल रहे हैं ऊपर की 4 इंच परत पे। वो केवल उसका प्रमोट कर रही है, सारी खुराकें नहीं पुगा पा रही। सारी खुराकें तो नीचे तक जाएगी तब आएगी। दूसरा ये भी ध्यान रखने योग्य है, पौधा जिन 3 तत्वों से अपना विकास कर लेता है, लगभग 94% हर पौधा विकास कर लेता है। 98.2% तक कुछ पौधे सिर्फ ऐसे 3 तत्वों से अपना विकास करते हैं जिनके बारे में किसान को न जानकारी है, न उनके पास में वो चीज उपलब्ध है, और न ही उपलब्ध करने की कभी सोची होगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कभी किसी ने नहीं ली। इन्हीं 3 तत्वों के सहारे पौधा अपना 94% से लेकर 98% तक विकास कर लेता है। लेकिन बाकी का जो 6% है, उसके ऊपर सारी दुनिया ने अपनी ताकत झोंक रखी है। वो जब तक बैलेंस रूप में नहीं जाएगी, वो किसी काम की नहीं। अभी हमें कोई आदेश दे, आप सभी लोगों ने जाके गुरुद्वारे में हाजिरी लगानी है। यहां से हम सभी चल पड़े, और हाजिरी तब लगेगी आप जब सभी लोग इकट्ठा होके वहां पे हाजिरी लगाएंगे। तो कोई हो सकता है हमें धावक हो, वो 4 मिनट में 5 मिनट में गुरुद्वारे तक पहुंच जाए, लेकिन हाजिरी हमारी तब लग पाएगी जो सबसे कम स्पीड का, सबसे कमजोर चलने वाला होगा,
वो पहुंचेगा, क्योंकि सबके गाने के बाद हाजिरी लगनी है। तो टाइम नोट उसका होगा जो सबसे कमजोर। इसी तरह से फसल के पास में जो तत्व हमारा सबसे कमजोर है वो तय करेगा कि आपके खेत में उत्पादन कितना होगा, वो नहीं तय करेगा जो आपके खेत में सबसे ज्यादा पड़ा है। अब यूरिया की आप 7 बोरियां डाल रहे हैं, नाइट्रोजन तो आपने 7 बोरियों के हिसाब से देखो तो लगभग 160 किलो नाइट्रोजन आपने खेत के अंदर डाल दी, लेकिन वो 160 किलो नाइट्रोजन तय नहीं करेगा आपका उत्पादन कितना होगा। वहां पे जो सबसे कमजोर तत्व, मान लो आपके खेत में आयरन की कमी है, तो वो आयरन तय करेगा आपका उत्पादन कितना होगा, वो मिनिमम क्वांटिटी में कितना मिल रहा है। यदि खेत के अंदर बोरोन की कमी है, जो 250 ग्राम मुश्किल से खेत को जरूरत होती है, आप ट्रंक के ट्रंक डाल के देख लो, यदि खेत में बोरोन नहीं है तो फल नहीं डटेगा। मात्रा कितनी? सिर्फ 250 ग्राम। तो उत्पादन आपका आना है फल से। पिछले साल गुलाबी सुंडी के कारण सारी कॉटन बदनाम हुई। जब हमने सर्वे किया तो बरसात के कारण कुछ खेतों के बोरोन की मात्रा टूटी हुई थी और बोरोन पूरा नहीं हुआ तो फल उसमें डटा नहीं, तो उत्पादन किस बात का। यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो छोटे से छोटा तो कमजोर न्यूट्रिएंट है आपके खेत का, वो माइक्रो में आए चाहे मैक्रो में आए, वो तय करेगा कि आपका उत्पादन क्या होने वाला है। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब जब हम कृषि अधिकारियों की बातें सुनते हैं, वो जब मैं बच्चा था 13 तत्व पौधे के लिए जरूरी बताते थे। फिर जब मैं खेती करने लायक हुआ तब उन्होंने 16 तत्व बताने शुरू कर दिए। अभी कुछ दिन पहले तक मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तब उसमें 19 तत्वों की लिस्ट बताई गई थी। कुछ कंपनियों के जो डाइटिशियन है वो 28 तक लिस्ट को लेके जा पूछते हैं, उनको सारे नाम याद नहीं है, 20-22 तक के नाम भी गिना देते हैं। तो मैं उनकी 13 वाली बात को सच मान के खेती शुरू कर दूं तो ये बाकी के न्यूट्रिएंट कहां से ले आऊं? 16 वाली को मानूं तो फिर उससे छूटेगा। मैं आज भी मानता हूं पौधे को कम से कम 100 तरह के न्यूट्रिएंटों की जरूरत है। ये अलग बात है कि हमारे साइंटिस्टों को उसको नहीं पता है, तो क्या उसकी उनकी जरूरत नहीं है। जब 13 की उनको जानकारी थी, मोलिब्डेनम की उनको जानकारी नहीं थी, तो क्या पौधे को मोलिब्डेनम की जरूरत नहीं है? तो उन तत्वों की जरूरत है। हम कहां से जाने, कैसे उसकी खोज करें, कैसे उसको पूरा करें? मूल मंत्र है, मूल मंत्र बिल्कुल आसान है, किसान के हाथ में है। आपके खेतों की रेंद खूंद सही ढंग से खेत के अंदर मिलाते जाइए, आपके सारे तत्व जमीन पूरे करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि 3 लाख प्रकार के सूक्ष्म जीव आपके खेत में काम कर रहे हैं, जो आपकी गलतियों से शिथिल होके मेड में जाके स्थापित हो गए, बीच में से निकल चुके हैं। उनके रहने के लिए घर होगा, खाने के लिए भोजन होगा, अनुकूल तापमान होगा, जरूरत अनुसार नमी होगी, तो किसी भी सूक्ष्म जीव को बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत से वायरस 24 घंटे में 1 करोड़ 40 लाख गुना होने की क्षमता रखते हैं। जो 1 करोड़ 40 हजार गुना बढ़ने की क्षमता रखते हैं 24 घंटे में, उसके बीज की ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती, वो तो मल्टीपल कभी भी हो सकते हैं। तो उनके लिए जरूरत है उस सामान की जो आपके खेत में उनके रहने लायक घर बनाए, एक एनवायरमेंट माहौल बनाए। जिस देश में रहने लायक स्थितियां होंगी तो वहां पे जनरेशन बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। यदि अनुकूल नहीं है तो बाहर से लाला के कितनी स्थापित कर लो, फिर खाली हो जाएगा। जब हम फसलों के अवशेष उसके अंदर मिलाएंगे तो क्या क्या रोल अदा करेंगे फसलों के अवशेष? ज्यादातर फसलों के अवशेष बीज से पौधे होते हैं, उसके अंदर उन सूक्ष्म जीवों के रहने का एक स्थान बन गया। उसमें हवा और नमी उसी जमीन के अंदर से सोख के वो अवशेष उसी जमीन के अंदर से लेके उन सूक्ष्म जीवों के लायक नमी उसके अंदर पैदा करते हैं।
उसी अवशेष को खा के वो सूक्ष्म जीव अपना पेट गुजारा करेंगे। जमीन के अंदर मिलने के कारण उसका टेम्परेचर उसके अनुकूल होगा, न ऊपर की गर्मी उसको सेध करेगी न कम टेम्परेचर उसको सेध करेगा। तो उसके अनुकूल टेम्परेचर हो गया, नमी होगी, पीने लायक पानी है, खाने लिए भोजन है और रहने के लिए घर है, तो वहां पे बढ़ोतरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम बार बार उसको मिलाते जाएंगे, फसलों के अवशेष उनको समझ के यदि हम मैनेज करेंगे, बहुत बार हम जिद करके कई खरपतवारों को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा पंजाब का हर किसान गेहूं के टाइम पे, कणक के टाइम पे गुल्ली डंडे से परेशान है। मेरे खेत में लगभग 5.25 एकड़ 5.5 एकड़ कणक हर साल बिजाई जाती है और मैं इस तरह की हर सभा में अनाउंस करता हूं कि आप सभी लोग मेरे खेत में जाओ और 5 एकड़ में से 100 जीवित पौधे गुल्ली डंडे के ढूंढ के लेके आ जाओ। तो ऐसा क्या है मेरे खेत में, वो गुल्ली डंडा नहीं आता। कई लोग कहते हैं आप धान नहीं लगाते, भाई आपका खेत अगली बार मेरे को दो जिसमें आप बिल्कुल गुल्ली डंडे से परेशान है, मैं उसमें कणक की बिजाई करूंगा और उसमें आप गुल्ली डंडा उगा के दिखाओ। क्योंकि हमने उसकी हिस्ट्री को समझा है, उसकी लाइफ साइकिल को समझा है। आप लोगों ने केवल जिद पकड़ी है, मारूंगा मारूंगा। जिस भी जीव को आप मारने के लिए चलेंगे वो जीव जिद करेगा और अपने स्थायित्व को यहाँ पे ज्यादा मजबूती से रखेगा। जो लोग गुल्ली डंडे को मार रहे हैं, 4 स्प्रे करने के बाद उनके गुल्ली डंडे काबू नहीं आ रहे, महंगे से महंगी दवाइयां जहर वो बरतना शुरू कर गए। लेकिन हमने क्या किया, हर बीज बताता है तो उसकी पोजीशन क्या है। जितना छोटा बीज उतनी कम मिट्टी में से निकलने की क्षमता, जितना मोटा बीज इतनी गहराई में से निकलने की ताकत रखता है। किसी ने इशारा कर दिया, गेहूं से गुल्ली डंडे का बीज 18 गुना छोटा है। यदि गुल्ली डंडा 1 सेंटीमीटर में से निकलने में सक्षम नहीं है तो गुल्ली डंडा 18 सेंटीमीटर पे जाके रुकेगा, 17वें से आसानी से बाहर आ जाएगा। दूसरा, जब गुल्ली डंडे को आप लेंस द्वारा देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके ऊपर प्लास्टिक जैसी 2 लेयर हैं। यानी कणक को आप पानी में भिगो दो और गुल्ली डंडे को भिगो दो, कणक उससे 7 गुना कम टाइम में नमी एडजस्ट कर देगा। यदि 1 घंटे में कणक भीग जाएगा तो गुल्ली डंडा 7 घंटे में भीगेगा। यानी 7 गुना ज्यादा नमी चाहिए उगने के लिए। सीधी बात है, ऊपर की जमीन में जर्मिनेशन हो सकता है और 7 गुना नमी चाहिए। ऊपर के हिस्से की नमी खत्म कर दो, ऊपर के 1 इंच की नमी खत्म कर दो, हमारे को कणक के लिए वो चाहिए नहीं और गुल्ली डंडा उसमें जर्मिनेट हो नहीं सकता, तो कहां से आएगा। ये हुआ बिजाई का टाइम। करते क्या, हम पहले दिन हर रोज तबिया लगाई, बांध को खुला छड़ के आगे, अगले दिन उसमें लाया सुहागा और दाइये लगा दिए। यदि चीटा भी दी देनी है तो चीटा भी दी देती, ऊपर की परत हमारी सूखी, गुल्ली डंडे की कोई गुंजाइश नहीं। जो जर्मिनेशन में आने की कोशिश कर रहा था वो सुहागे ने या उस हरों ने हटा दिया, पानी खत्म। दूसरा टाइम आता है पहला पानी लगाने का। यूनिवर्सिटी ने सिफारिश से 21 दिन की। मैं उन साइंटिस्टों को कहता हूँ, आओ एक बार कंपटीशन करके देखते हैं, सिद्ध करो आपकी 21 दिन के बाद पानी की जरूरत होती है कि। कणक को पानी की तब जरूरत है जब मोड़ों के ऊपर, बट्टों के नजदीक कुछ पौधे सूखने शुरू हो जाएं और वो समय आता है लगभग 40 दिन में। तब तक कणक फुटाव करती है और विकास करती है, बराबर वाले के बराबर विकास करती है। उसके बाद यदि आपने पानी लगाया, खुराक दी, तो वो खुराक लेने के लायक है और वो गुल्ली डंडे के जमने के स्थान पे पूरे पत्ते छाव कर चुके हैं
उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी तो गुल्ली डंडा जमेगा नहीं। वो जो 100 पौधों की बात है, वो उस समय पे जहां पे कोई था खाली रह गया, पत्ते छांव नहीं कर पाए, वहां पे एक आध पौधा हमारे यहाँ पे आ जाता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से खरपतवारों को आपने मैनेज करने से पहले समझना है उस खरपतवार की तासीर क्या है, वो आ कहां से रहा है, कितनी नमी में आ रहा है। कई लोग पालक घास से परेशान है, केवल एक्स्ट्रा नमी वाले स्थान पे पालक घास आएगा। यदि आपने मैनेज करके उसको बीजा है नमी को, तो आपके खेत में पालक घास नहीं आएगा। तो उन छोटी छोटी चीजों को समझते हुए यदि आप खरपतवारों को मैनेज करेंगे तो किसी रसायन की या मैनुअली स्पोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खरपतवार आपके ऑटोमेटिकली उनका निदान होता जाएगा। यदि आप किसी के बहकावे में आके कार्य करेंगे तो सदा दुखी रहेंगे। तो इस प्रकार से उन खरपतवारों को खुराक के रूप में यूज करना, हवा के जो तीनों तत्व बताए हैं उनके द्वारा खुराक देनी, फसलों के अवशेषों के सहारे खुराक देनी, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब धूप का प्रबंध करके हमने खुराक दे दी है। हम गलती क्या कर रहे हैं, अपनी कोई रिसर्च की नहीं, जो यूनिवर्सिटी ने बता दिया वो बीज हमने प्रयोग करना शुरू कर दिए। 45 किलो पूरे हरियाणा पंजाब का किसान कणक की बिजाई करता है, कणक की फसल के लिए 8 किलो कॉटन की बिजाई करता था। मैं कहता हूं 11 से भाग दे लो। जब कॉटन 8 किलो बीजते बीजते उन्होंने 400 ग्राम की पैकिंग दे दी, वो 400 ग्राम में काम चल जाएगा, तो 4 किलो कणक में भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसी मशीन होनी चाहिए कि वो हर दाने को सही जगह पे बीज के सही से उगा दे। उत्पादन 4 किलो वाली का 45 किलो वाली से ज्यादा आएगा। जब तक आपके पास ऐसी मशीन नहीं है, लेबर आप नहीं लगा सकते, हर साल 4-4, 5-5 किलो घटाते लेके आ जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरा उत्पादन बीज घटने की वजह से टूट गया है, उस दिन आप बंद कर देना और आप निरंतर घटाते चले जाएंगे। आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, वो घटना बंद नहीं होगा, क्योंकि हर साल आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा। हम एक बीज को उगने के लिए इतनी जगह ही नहीं देते जितनी में उसका सर्वाइव होगा, उसकी खुराक होगी। हर बीज की जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा 23 फुटारे करने से सबसे कमजोर जो गेहूं है वो 23 फुटारे करता है, और जो सबसे अच्छी वैरायटियां हैं वो 47-48 फुटाव करते हैं। तो जिसकी कैपेसिटी 47-48 फुटाव करने की है, और खेत में आप जाके देखोगे काउंट करके, तो आपकी 1.5 से 2 फुटारे की एवरेज आएगी खेत के अंदर से। फुटारे करने की गुंजाइश 23 की। धान में आप फुटारे के लिए दवाइयां डाल रहे हैं, कुछ जहर ला के डाल रहे हैं, खुराकें डाल रहे हैं कि ज्यादा फुटारे करें। वही कणक में जिसमें गुंजाइश है फुटारे करने की, उसको न वो खुराक दे रहे हैं न उसको वो जगह दे रहे हैं। धान इतनी फुटार इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसको आप 9-10 इंच पे लगा रहे हैं। कणक की तरह इसको भी एक बार लगा के देखो, आप चौथा फुटारा करा के दिखा देना कभी धान से। पनीरी में कभी देखा आपने फुटारे करते हुए? तो यही कारण है कि हम बीजों की मात्रा अपने हिसाब से सेट नहीं करेंगे तो पौधे जो हवा और धूप से खुराक लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। जड़ों वाला समझ में आ गया, नीचे से लेते हैं हवा पानी। अब पानी के साथ जो संबंध है, हरियाणा और पंजाब की आदत है, मेंढ काटी किला भर दिया। आपने कभी पौधे से पूछा नहीं। ये तो पूछने वाली बात आपको अजीब लग रही होगी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हमारे को कहते थे पौधों से बात करना सीख लो। तब मेरे को लगता था यार डॉक्टर साहब जिद कर रहे हैं, पौधों से बात कैसे करें। जब
मैंने पौधों की भाषा समझी तो मेरे को पता चला कि पौधा तो मेरे से ज्यादा जानकार है, मेरे को बहुत कुछ बताता है, लेकिन मेरे को उसको पढ़ना नहीं आ रहा था, मैं उसको समझना नहीं चाह रहा था। यदि सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद किसी पौधे का पत्ता मुरझाया नजर आए तो वो आपसे पानी मांग रहा है। यदि 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद यदि आपका पत्ता खुला हुआ है, भले ही दोपहरी में वो मुरझाया हुआ है, तो आपके पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। ये पौधा बताता है। पौधा बहुत सी चीजें बताता है कि मेरे को कब किस चीज की जरूरत है, तो उन चीजों का हमने प्रबंध करना पड़ेगा। पौधे के पास एक खुराक होती है कैपिलरी की। जो हमारा नीमा पानी है, चौवे का पानी बोलते हैं, वो जहां पे चौवे पे जाता है वो एक सुराखों के माध्यम से जाता है, जिनको कैपिलरी बोला जाता है। बरसात का खेत में पानी भर गया, वो उन सुराखों के माध्यम से नीचे गया, और जब ऊपर से जाना बंद हो गया, वायु दबाव में उन्हीं सुराखों से वापस बाहर आ रहा है। ये आपको अजीब सी बात लग रही होगी। जब मैं इसका उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा रियल में ऐसा ही है। सर्दियों में आप देखोगे जिन खेतों में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है, उसकी बट्टों के ऊपर नमक के दाने आ गए। वो कहां से आए? वो जो चौवे पे से पानी आ रहा था, वो अपने साथ घुलनशील तत्वों को लेके आया हुआ है, और वो घुलनशील तत्व वहां पे नमक, वो जैसे ही ऊपर बूंद पड़ी, हवा के टच में आके वो तो वाष्पीकरण के ऊपर चला गया, और वो नमक धीरे धीरे वहां पे जमा होता गया। अब वो पानी वहां पे था और उसके साथ नमक जो खुराक के रूप में थी, वो दोनों चीजें पौधे की जड़ के पास ही स्थापित हो तो पौधे के लिए नमी का भी काम करेंगी और खुराक का भी काम करेंगी। अब यहां पे वो जड़ों के पास स्थापित होने वाली खुराक को हमने बट्टा काट के ठंडा पानी से भर दिया, तो वो वापस उन्हीं सुराखों में से चौवे तक जाएगा और उन घुलनशील तत्वों को लेके साथ जाएगा। जो पौधे के लिए खुराक के रूप में स्थापित थे, वो उनके साथ में घुल के नीचे चले गए। आपने कई बार देखा होगा, हमने बोर का पानी लगाया और रात को बरसात पैगी, तो उस समय पे सारे पत्ते काम छोड़ के नीचे की तरफ ढीले पड़ गए। हमारे को लगता है ये फसल मर जाएगी, और एक साथी ने मेरे से पूछा भी था, बताओ कि सारे पत्ते पीले पड़ के नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो वो उसकी खुराकें जो धुल धुल के गई उसके कारण गई। वहां पे यदि हम फोलियर स्प्रे कर देंगे तो वो दोबारा से उठ जाएंगे, क्योंकि खुराक की कमी थी और खुराक हमने फोलियर स्प्रे द्वारा पूरी कर दी। तो जो वो कैपिलरी की ताकत जड़ों के पास में है, उसको वो पानी कमजोर करता है और घोल के नीचे ले जाता है। अब आप इस चीज को अनुभव करना चाहें तो पानी देते वक्त देखना, कनक के टाइम पे सूख बैठ सकता है, क्योंकि धान को तो हम पूरा भर के रखते हैं। एक था ऐसा हो जहां मुश्किल से पानी पहुंचे, बगैर छींटा दे मुश्किल से जहां पे पानी पहुंचे, उस पर धक्का नहीं करना। आपकी बात वो जहां तक पानी पहुंचता उस पर छोड़ के आ जाए। जहां जहां वो सबसे पहले पानी सूखता है, उसके मुकाबले का बूटा पूरे खेत में मिल जाए तो मैं जिम्मेवार हूं। सबसे ताकतवर बूटा आपका वहां पे होगा जहां पे वो पानी मुश्किल से पहुंचा था। जहां पे सबसे ज्यादा गहरा पानी खड़ा होता है, वो सबसे कमजोर फसल आपकी वहां पे होगी। तो ये बात आपको सिद्ध हो जाएगी कि वो कैपिलरी की जो ताकत है, वो चौवे का पानी नीचे लेके जाता है। उसको देने का जो सबसे बढ़िया जुगाड़ है, हम मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग में जो सूखी मल्चिंग की विधि है, उसको हम गोडाई बोलते हैं। कसिया जो निकालते हैं, हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, वो बगैर घास के भी कसिया निकालते थे, क्योंकि ऊपर की 1 इंच मिट्टी को हम बार बार काट के वहीं पर छोड़ रहे हैं। जो सुराख नीचे से नमी लेके आ रहा है, उस नमी के साथ खुराक लेके आ रहा है, उसको वो ऊपर की 1 इंच सूखी जमीन उसको रोकेगी और वो जड़ों के पास पहुंचने की ताकत देगी। तो इस प्रकार से जो नमी स्थापित होगी वहां पे, उससे वो पौधा ताकत लेगा और विकास करेगा, और वहां पे उसका फूलापन होगा तो ज्यादा खुराक दे पाएगा। तो खुराक देने के जो विधियां थी,
वो तो प्रकृति की वो मैंने लगभग आपको डिस्कस की। उसके बाद बहुत सी खाद आपके घर में है जिसको बाजार वाले नाम बदल के आपके यहाँ ही बेच जाते हैं। जैसे आदमियों के लिए ओट्स पाउडर बेचा जाता है और कई शहरों में उसको 800 रुपए किलो तक बेचा जाता है ब्रांड का नेम देके। मेरे भाई ने कहा मैं बच्चों को ओट्स पाउडर खिलाता हूँ, मेरे को हंसी आ गई। तो मैं पूछा भाई क्यों हंस रहा है? मैंने कहा जिस ओट्स पाउडर को तू 800 रुपए किलो खरीद के खा रहा है उसको मेरी भैंस खाती है, मेरी मद्दा खाती है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। जो ये दही हम अब पट्ठों के रूप में मज्जों को खिलाते हैं उसका अंग्रेजी का नाम है ओट्स। तो दही का चून है वो ओट्स पाउडर हो गया। तो इस प्रकार से नाम बेच के हमारी चीज हमारे को दे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे घरों में खाद है फसलों के लिए। जो पाथियों, आप इसको पिटोड़ा बोलते हैं क्या, जिसमें पाथियां रखी जाती है? हीरा 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 हीरा, हाँ हीरा। ये जो हीरा होता है इसके अंदर से आप 6 पाथियां ले लो जो साल भर पुराना हो, उसको 48 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो दो। जो लाल रंग का पानी आपके पास है उसमें से उन पाथियों को निकाल के सुखा दो। वो धुआं रहित पाथियां आपकी जलने के लायक हो जाएंगी और कम धुआं देंगी। जो लाल रंग का पानी आपके पास बचा है उसके अंदर अन्य पानी मिला के उसको 200 लीटर कर लो और 200 लीटर को 1 एकड़ में आप छिड़काव कर दो। आपको यूरिया के कट्टे के बराबर ताकत देगा। तो यूरिया के कट्टे के लिए लाइन में लगना ठीक है कि घर में 6 पाथियां भिगोना। सिर्फ फर्क इतना है उसको हम मुट्ठी द्वारा छिड़काव कर सकते हैं और उसको टैंकी द्वारा छिड़काव करना पड़ेगा। यदि बहुत ज्यादा सुस्त लोग हम हैं और पाथियां हमारे पास में ज्यादा हैं तो जब हमने पानी लगाना होता है तब 50-60 पाथियां अपनी जो पई होती है, नाली होती है, उसके अंदर लगा दो। उसके अंदर एक वैसा बंद लगा दो वो पाथियां तैर के खेत के अंदर नहीं जाए, गाड़ी उसको रोकते रहे। और उसको 2 दिन पहले नाली को पानी के साथ भर दो ताकि वो वहां पे पूरा ताकत छोड़ दे। और जैसे ही हम उसके सहारे पानी लगाएंगे तो वो सारी ताकत आपके खेत में चली जाएगी। आपको उस फसल में पूरे सीजन कुछ भी खुराक देने की जरूरत नहीं, वो खुराक पूरी करते रहेगा। कुछ साथी जैविक खेती नहीं करते, रसायन खेती करते हैं और उसमें से रसायनों को कम करना चाहते हैं। एक तो जो सीधे सीधे ऑर्गेनिक बनाने का कंसेप्ट है, मैं किसी भी किसान को सलाह नहीं देता कि आपने एक भाषण सुना और उससे पूरे खेत को कन्वर्ट करके 4 साल हंसी के पात्र बने, गांव वाले ने आपकी खिलियां उड़ाई और 4 साल के बाद में आप वापिस रसायन पे आ गए। ये बिल्कुल सलाह नहीं। पहली बात, ऑर्गेनिक खेती को समझो, उसके पूरे सिस्टम को समझो, 10-20 खेत देखो और फिर इतने से शुरुआत करो जितना आपका कॉन्फिडेंस है। उसको करते करते सीखेंगे, फिर आप भले ही पूरे पिंड की, पूरे जिले की खेती आप खुद ऑर्गेनिक कर लो, फिर आपको कभी लॉस नहीं होगा, बढ़ती जाएगी। उससे पहले जो अंधाधुंध आप खाते कर छिड़क रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उनको कम करते करते समझते हुए प्रयोग करना शुरू कर दो। एक गड्ढे के लिए, एक गड्ढा यूरिया का डालने के लिए 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक, 2.5 किलो डीएपी 100 लीटर पानी में घोल दो। 2.5 किलो डीएपी, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक, 21% वाला, इसको 100 लीटर पानी में घोलना है। तीनों खादों को अलग अलग घोलना है। डीएपी को 24 घंटे पहले भिगोना पड़ेगा। भिगोने के बाद एक बात को समझना पड़ेगा, जिस दाने को आप डीएपी समझ रहे हैं वो डीएपी नहीं है, वो किसी मिट्टी या सल्फर की डली है जिसके ऊपर लिक्विड फॉर्म का डीएपी चढ़ाया गया है, जो 24 घंटे भीगने के बाद पानी के अंदर घुल चुका है। जो नीचे वो मिट्टी बची है वो डीएपी नहीं है, उसको घोड़ने का लालच नहीं करना है। उसको खेत के अंदर आप सीधे
ब्रॉडकास्ट करके दूसरी जगह बढ़ सकते हैं। जो निचला पानी आपके पास में है उसके अंदर वो जिंक वाला और यूरिया वाला पानी मिला के अन्य पानी के साथ उसको 100 लीटर पूरा करके एक खेत में छिड़केंगे तो 1 कट्टे यूरिया के बराबर वो ताकत देगा और मजबूत ताकत देगा। यदि 4 फोलियर स्प्रे हम एक फसल में कर देते हैं तो वो खादों की मात्रा पूरी कर देता है। इससे एक प्रभाव आपको होगा, वो खेत उत्पादन देगा लेकिन वाहवाही नहीं लूटेगा, क्योंकि ग्रामीण औरत की तरह वो काम करने वाले मसलदार तो औरत है लेकिन मेकअप नहीं करती, वो सोनी नहीं लगती ज्यादा। जो रसायन वाली फसलें हैं वो मेकअप करती हैं, पत्ते ज्यादा चौड़े करती हैं, वो चमक पैदा करते हुए उस खेत को भद्दा नजर दिखाएगी, क्योंकि उसके पत्ते का साइज छोटा हो जाता है। खुराक वाली चीज पकाने के लिए छोटे साइज की जरूरत पड़ती है और वो पत्ते की किनारियां कुछ लाल सी होने के कारण आपको फसल बुरी नजर आएगी लेकिन उत्पादन उसे ज्यादा देगी। अब उस बुरेपन से बचने के लिए बीच बीच में एक दूसरा गोड़ है जिसको हम बोलते हैं रेडू गोड़, जो 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP, आधी किलो जिंक बताए उसको बोलते हैं हम दलाल गोड़। इसकी बदल में है रेडू गोड़। रेडू गोड़ में 2 पुड़िया शैम्पू की मिनिमम और 3 पुड़िया मैक्सिमम, कोई भी शैम्पू जो सस्ते से सस्ता आपको मिले, और 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21% वाला 100 लीटर पानी में घोल के आप इस छिड़काव को खेत में करेंगे। ये उससे जल्दी हजम होगा और पत्ते पे थोड़ी थोड़ी रौनक भी लेके आ जाएगा। आपकी फसल दोबारा से वो बुरी नहीं दिखेगी, यानी सोने भी दिखेगी और उत्पादन भी देगी। तीसरा एक घोड़ है जिसको हम बोलते हैं प्रीवहन घोड़। जो रोडवेज की बसें हैं वो